हेलो बच्चों, आज के हमारे इस लेक्चर में हम प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या वो अपनी खुराक किस तरह से पूरी करते हैं। अभी तक हम ये जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर, कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या अपनी खुराक खुद तैयार कर सकने का ये मतलब हुआ कि उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि प्लांट्स को एटमॉस्फेयर में से पानी की ज़रूरत होती है, इट नीड्स सनलाइट, इट ऑल्सो नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, यानी उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो प्लांट्स नीड sun as energy source. Inorganic compounds are also needed, which are as raw materials, and water is one of the raw materials. Second one is carbon and third one minerals. मिनरल्स की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में हमें जो मिनरल चाहिए दैट इज़ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, प्लांट्स रिक्वायर दीज एलिमेंट्स इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स। जो भी एलिमेंट्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, सही समझे आप। तो ये जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आप कह लें कि ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा सेलुलोज है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ये तीनों तो चाहिए होंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? पानी से। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये हमारे पास कह लें कि मेजर फर्टिलाइजर्स हैं। ज़्यादातर हम जो फर्टिलाइज़र प्लांट को प्रोवाइड करते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे पास NPK फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, potassium is used for nucleic acid, ATP and phospholipid synthesis, while phosphorus is needed for nucleic acid, ATP and phospholipid synthesis, and potassium is needed for stomata control and water balance. तो ये तीनों जो है हमारे पास NPK फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, या फिर अगर नहीं होंगे तो हम फर्टिलाइज़र के तौर पे प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये हमारे पास जो है कैल्शियम इज़ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्लस रेगुलेशन, एंड मैग्नीशियम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, सेंट्रल एटम होता है हमारे पास मैग्नीशियम। और इसी तरह सल्फ़र जो है वो प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होगा, और ये तीनों हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं? सॉइल में मौजूद होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जिनमें आपके पास कॉपर, जिंक, क्लोरीन, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और बोरोन है, तो ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो ये आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है दैट इज़ ग्रीन इन कलर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं क्लस्टर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? जी हाँ, ग्रीन कलर हमारे पास किस पिगमेंट की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल किस लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। बहुत आसान सा। तो मैग्नीशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी से येलोइंग ऑफ लीव्स की हो जाती है, क्योंकि भाई देखिए ना, मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास प्लांट्स का नहीं रह पाएगा, और प्लांट्स बिकम येलो। दिस इज़ नोन एज क्लोरोसिस। इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। सिम्टम डेफिशिएंसीज की अगर हम बात करें तो सम न्यूट्रिएंट्स आर मोर मोबाइल दैन अदर्स, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते। जो मोबाइल हैं वो आपके पास अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो पहले आपके पास
ओल्डर पार्ट्स में, और फिर आपके पास यंगर पार्ट्स में उनकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होंगी या सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होंगे। जैसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, दैट इज़ एग्जांपल और एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल न्यूट्रिएंट और मोबाइल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। इसके अलावा इमोबाइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये यंगर प्लांट्स में आपके पास पहले शो अप होगी, उसके बाद ये आपके पास ओल्डर पार्ट्स में रह जाएगी। एग्जांपल आपके पास आयरन डेफिशिएंसी है। तो वाटर और मिनरल अपटेक की अगर हम बात करते हैं कि पानी जो है वो कैसे अपटेक, क्या सारे का सारा पानी प्लांट्स अपटेक कर सकते हैं? नहीं भैया नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्री वाटर जो आपके पास मौजूद होगा सॉइल के अंदर, वही पानी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स में एंटर हो सकता है। और अगर किसी के साथ बाइंड हुआ है पानी, तो वो मूव नहीं कर सकता। इसी तरह सॉइल की या सॉइल पार्टिकल्स की कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की हम अक्सर बात करते हैं। कैटाइन, सॉइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड और इसके साथ कैटाइंस बाइंड हुए होते हैं, उसकी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा वो प्रोडक्टिव सॉइल आपके पास होगी। तो कैटाइन अपटेक इज एडेड बाय H पॉजिटिव सिक्रेशन बाय रूट सेल्स, कि जो आपके पास पॉजिटिव आयंस ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेशियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके पास सॉइल पार्टिकल के साथ जुड़े हुए हैं और ये पॉजिटिव आयंस हैं यानी कैटाइंस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटाइन एक्सचेंज मीनिंग हाइड्रोजन के दो पॉजिटिव आयन जाके सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे और वहाँ से कैल्शियम जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह फ्री वाटर जो है वो हमारे पास ऑस्मोसिस से रूट सेल्स के अंदर मूव कर जाता है। नेक्स्ट हम अगर जाएं तो नेक्स्ट वी हैव फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, प्लांट की जो आपके पास कैपेसिटी है, ग्रोथ है, उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम फर्टिलाइज़र को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, तो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन हमारे पास है कि द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सप्लाइड टू क्रॉप्स टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्टिविटी। इसके साथ उनकी फ्लावरिंग इन्हांस हो जाती है, जो आपके पास प्लांट की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और एज अ रिज़ल्ट आपके पास फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर्स आपके पास दो तरह के हैं, एक को हम केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र कहते हैं और दूसरे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में आपके पास जो मेजर फर्टिलाइज़र्स हैं वो आपके पास मैन्योर, कंपोस्ट और फिश मील है। जबकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करते हैं या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की हम बात करते हैं, जिन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी कहते हैं, तो दे आर कमर्शली मैन्युफैक्चर्ड, यानी हम उनको बनाते हैं। और NPK फर्टिलाइज़र जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा मशहूर इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स हैं। NPK स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें पहली जो आपके पास परसेंटेज है दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड वन इज़ फॉस्फोरस एंड द थर्ड वन इज़ फॉर पोटेशियम। नाइट्रोजन अपटेक की अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, हाँ भाई नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितनी है, 78%। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती प्लांट्स को, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है वहाँ से ले लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दे टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं आपके पास नाइट्रोजन साइकिल से, और जो कि कौन चलाता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देख पाएँ तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन का पाथ ट्रेस कर पाएंगे कि नाइट्रोजन आपके पास कहाँ, एटमॉस्फेयर में मौजूद थी। ये पिंकिश कलर के आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या किया, आपके पास नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर दिया। इसी तरह ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस था, तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने उसको अमोनिया में चेंज कर दिया, और फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रेट में चेंज कर दिया, और वो नाइट्रेट जो है उसको आपके पास प्लांट ने अपटेक कर लिया, और उससे आगे आपके पास अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स बना दी गई। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपटेक की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन अपटेक में
बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने वाले हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कहते हैं राइजोबियम या राइजोबिया। इनके अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम है नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन की रिडक्शन करना, उसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की एडिशन करके NH3 यानी अमोनिया की प्रोडक्शन करना। तो जब अमोनिया की प्रोडक्शन होती है तो ये बात याद रखिए कि इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और 32 ATP हमारे पास इस्तेमाल होते हैं सिर्फ 2 NH3 मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर पिंकिश कलर की लेग हेमोग्लोबिन मौजूद होती है और अगर हम रूट नोड्यूल्स को देखें तो रूट नोड्यूल्स जो हैं वो अगर पिंकिश कलर के होते हैं तो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हेमोग्लोबिन। रूट्स जो हैं वो फ्लेविनॉइड्स नामी केमिकल्स सिक्रीट करती हैं और वो कंपाउंड्स हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। राइजोबियम इन टर्न हमारे पास रूट जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं और रूट जो है उस इन्फेक्शन के नतीजे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इलोंगेट होती है और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उन रूट हेयर्स या रूट की ग्रोथ की वजह से उसके अंदर फंस कर रह जाते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम शुरू कर देते हैं एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्लांट। इसी तरह एक और हमारे पास जो एग्जांपल म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस की है दैट इज़ माइकोराइजा। माइकोराइजा की अगर हम बात करें इट इज़ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ प्लांट एंड द फंगल पार्टनर। फंजाई क्या करती है, इट सिक्रीट्स growth factors and increase surface area for the greater absorption of nutrients for the plant और प्लांट इन रिटर्न जो है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है और स्टोरेज फंक्शन जो है उसके लिए प्रोवाइड करता है फूड का। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।